आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है पर्दे में घर वापसी। जी हां, और जिस घर वापसी का हम जिक्र कर रहे हैं वो शाम को घर वापस जाना नहीं, बल्कि वही घर वापसी है जिसका जिक्र जब जब होता है तनाजा और कशीदगी साथ ही जुड़ जाती है। और ऐसा ही इस बार भी हुआ है, जहां वेस्ट बंगाल में हिंदू सहमति नाम की एक तंजीम ने मुबैना तौर पर मुस्लिम मजहब के कुछ एक कुनबे के 14 लोगों की घर वापसी करवाते हुए उनके मजहब को तब्दील करवाया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इन 14 लोगों से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो तंजीम के कारकुनान ने मीडिया कारकुनान को नाजेबा अल्फाज से नवाजते हुए उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सवाल यही उठता है कि जब आप बाकायदा प्रोग्राम करके मुबैना घर वापसी करवा रहे हैं तो फिर पर्दादारी किस बात की? आखिर सहाफियों को उन 14 लोगों से बात करने से क्यों रोका गया? आखिर इस तंजीम को किसकी हिमायत हासिल है जो इसके कारकुनान गुंडागर्दी करते हुए मीडिया तक पर हमला करने से नहीं चूक रहे? और क्या इस घर वापसी के पीछे किसी तरह की सियासत छिपी है? इसी पर है आज का मुद्दा और इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, कोलकाता में मुस्लिम तबके के 14 लोगों की मुबैना घर वापसी का एक मामला तूल पकड़ रहा है। यहां पर हिंदू सहमति नाम की तंजीम ने यह घर वापसी करवाई, लेकिन जब मीडिया एहलकारों ने इन 14 लोगों से बात करने की कोशिश की तो तंजीम के कारकुनान ने गुंडागर्दी दिखाते हुए सहाफियों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई सहाफी जख्मी हो गए। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। रंग एक, मुल्क एक, खून की लाली में भी कोई फर्क नहीं, दिलों की धड़कन भी एक जैसी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि तेरा मजहब क्या, मेरा मजहब क्या। आप अपने धर्म पर अमल पैरा रहिए, हम अपने दीन पर साबित कदम रहें। इसी नजरिए के साथ एक मुहज्जब समाज की तश्कील दी जाती है। एक सेहतमंद मुआशरे की अलामत भी यही है कि जहां हर मजहब का बाशिंदा आजादी और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन इन सब के बावजूद हर इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने के लिए आजाद भी है। पश्चिम बंगाल में मजहब की तब्दीली का नया मामला सामने आया है। कोलकाता में मुस्लिम फिरके के एक ही खानदान के 14 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। एक हिंदू सहमति नाम की तंजीम की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में सभी लोगों ने अपना मजहब बदला, लेकिन इस तंजीम के कारकुनान ने मजहब तब्दील करने वालों से सहाफियों को बातचीत नहीं करने दिया। Well, it is a very disheartening and shocking information that as many as 14 Muslim members of the family were coerced and were in fact forced to relinquish Islam and become Hindus. This is something impermissible in law. If this has happened, and I am told that in this particular instance, when media people went there, even media people were, threatened or prevented from finding out the truth. सहाफियों से बातचीत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। तकरीब में भीड़ बहुत थी, लिहाजा मारपीट भी शुरू हो गई और हिंदू सहमति के कारकुनान ने सहाफियों की जमकर पिटाई। किसी संगठन या व्यक्ति को फोर्थ स्टेट यानी पत्रकारों पर हमला करने की अनुमति नहीं। आज प्रेस की आजादी खतरे में है। हम मांग करते हैं कि इन सारे व्यक्तियों पर जो जिम्मेवार हैं पत्रकारों पर हमले के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यही उठता है कि जब दिल साफ, नजर साफ, नीयत साफ, तो फिर ये पर्दादारी कैसी? इतना हंगामा क्यों बर्पा किया गया? क्या मुस्लिम खानदान को इस मजहब की तब्दीली के लिए मुनक्किद प्रोग्राम में धोखे से बुलाया गया? क्या उन्हें प्रोग्राम के मकासद पता नहीं थे? और जब वो प्रोग्राम में शामिल हो गए तो फिर जोरों जबरदस्ती के साथ क्या उनका मजहब तब्दील कराया गया? क्यों उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी गई? घर वापसी का ये खेल कौन खेल रहा है? किसकी पुष्टपनाही इस तंजीम को हासिल है? मजहब की तब्दीली की ये तकरीब कितनी पाक साफ है, ये तो जांच का मौजू है। लेकिन कसरत में वहदत और भारत की तहजीब और सकाफत की सेहत के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। सैयद अब्बास मेहदी,
ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तपन घोष नाम है उसका। तो कई तरह की बातें इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सामने आ रही हैं और कई तरह के सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि आखिर किसकी हिमायत हासिल है इस तंजीम को, यह बड़ा सवाल सामने आ रहा है, क्योंकि इसके कारकुनान साफ तौर पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मीडिया को पीट रहे हैं। आखिर आप घर वापसी की एक तकरीब रखते हैं, उसके बाद जिन लोगों की घर वापसी कराते हैं उनसे लोगों को बात करने क्यों नहीं देते? क्यों मीडिया से उन्हें दूर रखने की कोशिश करते हैं? ठीक है, आप नहीं बात करने देना चाहते तो क्या आपको हक मिल जाता है कि मीडिया एहलकारों के साथ आप गाली गलौज कीजिए, क्या उन्हें मारिए? इन सब के साथ साथ यह भी कि क्या इसके पीछे किसी तरह की सियासत है, और इन सब के साथ यह भी कि जो तंजीम का हेड है तपन घोष, क्या वो अपने किसी मंसूबे के तहत इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह की तकरीब को अंजाम दे रहा है और उसकी भी कुछ अपनी एक तरह से एम्बिशन है? ये तमाम पहलुओं और इस पर हम जरा समझने की कोशिश करेंगे तफसील से सभी पहलुओं को। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा सीपीआई के तर्जुमान हैं अमीर हैदर जैदी साहब, और हमारे साथ चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब, और हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य साहब। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान आनंद साहू जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपसे सबसे पहले आना चाह रहा हूं, बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कि जो घर वापसी है, यहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अलग बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में घर वापसी की बातें भी बहुत आ रही हैं, और ये अभी हम देख रहे हैं, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं कि 87% जो है मुसलमानों ने हिंदू धर्म कबूल किया, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा हुए हैं, उसमें हिंदुओं के कुछ और मजहब कबूल करने की बात है, मुसलमानों की घर वापसी की बात है। यह मामला इतना ज्यादा तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ वहां तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये सियासी बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं, देखिए, एक बात बताएं कि अगर व्यवस्था के अनुसार से भारतीय संविधान आपको एक छेद 14 के अंदर आपको एक तरह से रिवलाइजेशन देता है कि आप किसी भी धर्म को अपने अनुसार चुन सकते हैं, तो हम बड़े धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, हम संवैधानिक तरीके से अगर किसी घर वापसी करा रहे हैं, कोई तलवार पकड़ के तो नहीं कराया जा रहा है, और ना ही कोई AK-47 रख के कराया जा रहा है। एक लोगों को समझाकर, भाई वास्तविक तौर में मैं यहाँ तमाम 90% से ज्यादा मुसलमानों को यही कहूंगा कि आप सबके जो दादा परदादा थे, पूर्व थे, वो फोर फादर्स जो थे, वो सबके सब कहीं ना कहीं तो भारतीय संस्कृति से ही संबंध रखते थे ना। तो आज एक उस समय जो व्यवस्था थी, आप लोगों ने तलवार के डर के कारण से वापसी उस धर्म को अपनाया, तो क्यों ना आज सही तरीके से, आज जिस प्रकार से डाटा आ रहा है, तो बिल्कुल बहुत सारे लोग चाह रहे हैं उस प्रकार से आने के लिए, तो उसमें कोई गलती नहीं है। परंतु जहां तक आप न्यूज के अंदर दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से कुछ लोगों ने वहां मारपिटाई करी है, तो इसको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसेस है। वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है, तो उसको देख के उनको करना चाहिए काम। अगर वो क्यों नहीं ले रही है, तो कहीं ये तो नहीं कि कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर बहुत सारा खेल राजनीतिक दृष्टिकोण से खेला जा रहा हो। मैं इसीलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुझे धर्म तक तो रही नहीं गया, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा था, तो स्टेज वाले क्यों नहीं जाएंगे? ये कुछ और खेल है, इसके पीछे जो खेला जा रहा है वो समझने का प्रयास करें, कौन करवा रहा है। कई बार क्या होता है, कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे लोग गलत तत्व भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारा बवाल मचा देते हैं। तो इस बात को अभी इन्वेस्टिगेशन करके अच्छे से इसका चेक करें, प्रॉपर्ली चेक करें, उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आक्षेप करें। अभी क्योंकि आज ये तो नहीं कह सकते कि आप एक सरकार जो सेंटर में है, उन्हीं की सरकार वहां पर है, व्यवस्था कानून व्यवस्था वहां पर ममता बनर्जी जी साहिबा के पास है, तो उनको देखने अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप किसी भी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि इस घर वापसी की तकरीब में ही बात कर रहे हैं कि आखिर मारपीट क्यों की गई और क्या चीज है, वही मैं कह रहा हूं, पर्दे में रखी। मुझे एक बात बताइए कि एक संस्था ने स्टेज के अंदर खुलेआम एक कार्यक्रम किया, आप लोगों ने कहा पर्दे के पीछे तो नहीं करा ना, खुले के पीछे आगे स्टेज के समय बात करी। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और मीडिया को बुला रही है वहां पर, तो क्यों वो नहीं चाहेगी कि बात करें? यहां कुछ खेल कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि एक पार्टी का जब एक कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम को खराब करने के लिए वहां पे बाहर के लोग असामाजिक तत्व आ जाते हैं। इस क्षेत्र में भी उस दृष्टिकोण से भी इस पे ठीक है सर। खेल मौलाना देहलवी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या खेल नजर आता है आपको? क्या वाकई आप देख रहे हैं कि वहां पर सच में खेल है, जैसा कि विक्रमादित्य साहब कह रहे हैं, और अगर है तो क्या खेल है? नहीं, ये पूरा शोबिस था। मुझको पूरी इस पे यकीन है कि आप किसी आदमी को थोड़ी देर वक्ती तौर पे आप ये कह सकते हैं, आप आइए, हम आपको जो है आपका मजहब तब्दील कराएंगे, लेकिन मुझको अकीदे पे इतना भरोसा है बंगाल में
कि वहाँ का हिंदू या मुसलमान इतनी आज़ादी से कोई मजहब अपना तब्दील नहीं करता। आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ, जब आगरा में इस तरीके से हुआ था बात, आप यहाँ बैठे हुए हैं, और जहाँ तक देखिए तपन घोष जैसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इनके ये लगातार जहर उगलने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़ाते रहते हैं। हाँ, विक्रमादित्य जी की ये बात सही थी कि सियासी खेल ये है कि पिछले जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, यानी पूरा सियासी खेल जो है दुर्गा उत्सव को लेकर कितना करा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है वहाँ पे इस तरीके की, जो मैं सियासी पार्टी को नहीं शामिल करना चाहता, लेकिन जो फ़िरका वाराना माहौल था वो बन नहीं पाया और एक तरीके से जो सूरत हाल थी वो बरकरार है। बताइए कि मुझे अगर कैलेंडर के हिसाब से ईद और अगर एक साथ आती है तो केवल क्या मुसलमानों के लिए संविधान ही बना है क्या? उन्हीं को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्या? हिंदुस्तान के लोगों, बाकी लोगों को अपना धर्म मनाने के लिए? देखिए एक बात बताइए कि कलकत्ता के वेस्ट बंगाल में ही खाली क्या एक साथ कैलेंडर में, बाकी पूरे क्षेत्रों में नहीं पड़ रहा था? वहां के स्पेसिफिक लोगों के लिए दिक्कत हो रखी थी। ये अच्छी बात है, लेकिन इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है। समझने की आवश्यकता इसमें इतने मत करिए। एक गवर्नमेंट ने खेल खेला, आप अगर बोलते रहेंगे, दूसरा सुने ना, आप सुनिए, आपके 47 और आपकी तलवार पे मैं खामोश, सुनिए मुझको मेरी बात। देखिए बात ये है, सीधे मसला ये है कि ममता बनर्जी ने सियासी तौर से दिल्ली साहब की बात पूरी आ जाए, क्योंकि सर जो आप डॉक्टर विक्रमादित्य आप जो बातें उठा रहे हैं उस पर बहुत बहस हो चुकी है, बहुत डिबेट हो चुकी है। समझना चाहिए ना कि किस प्रकार से केवल एक समुदाय विशेष को वहां पर टारगेट करके अपने उनको सिर्फ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए वहां पर एक खेल हो गया। उसके बावजूद भी हैरत की बात है, आज आप बात उठा रहे हैं ना, उस बात देश में वो नहीं हुआ। देखिए ऐसा ये लगातार इल्जाम था कि तलवार और 47 के साथ, ठीक इसी मुल्क के अंदर 22 नवंबर को जो प्रतिज्ञा दिवस मनाया जाता है, उस प्रतिज्ञा दिवस के अंदर हमारे सीपीआई के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या प्रतिज्ञाएं लेके अपना हिंदू मत छोड़ा था और बौद्धिज्म को अपनाया था। ये हिंदुओं का और बौद्धियों का मामला, मैं इसमें कोई दखलंदाजी नहीं चाहता, लेकिन मैं सच्चाई के साथ एक बात कहता हूँ, इस मुल्क का हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, जितने भी आंकड़े के 87% मुसलमान कभी नहीं होता। आप रोजाना ये तो सुनते होंगे कि साहब फला दलितों ने, दलित सुन लीजिए साहब, अगर आप मुस्तकिल ये बोलेंगे हमारे कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। 2500 साल पहले भी इस हिंदुस्तान के अंदर सनातन पद्धति से हटके लोग बौद्ध धर्म में आए थे और उसके बाद घर वापसी करके शंकराचार्य जी ने उनको वापस सनातन पद्धति में लाया गया था। तो इस बात को ये मत माने कि लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार, लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार से आप कोई नहीं होता। अब आप जितना चीखेंगे लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि आप अपनी जो खाली बिलवले की बड़बड़ाहट कर रहे हैं। जबरदस्ती अब आप बोलते रहिए, इनको बुलवाइए, आप बुलवाइए, अगर आपकी बौखलाहट नजर आ रही है ना, आपकी बौखलाहट देना चाहते हैं, आप सुनते नहीं बात आने के बाद। देखिए तपन घोष जैसे 10 आदमी भी पैदा हो जाए, नेशनल चैनल पे कह रहा है, मुझको अपने अकीदे पे पूरा भरोसा है और मुझको पूरी जिम्मेदारी से बात में कहता हूँ। इस बात को समझने का प्रयास करें ना कि वहां पर एक सियासत जो नहीं, कोई सियासत नहीं हुई है, कोई सियासत नहीं। सीधा मसला ये है, आपने अपने पॉइंट रख दिया ना, आपने गिरफ्तार करना चाहिए, तपन घोष को गिरफ्तार करना चाहिए और जिन सहाफियों के साथ मारपीट हुई है, अरे भैया सुना कीजिए ना। एक मिनट आचार्य जी, 1-on-1 कम से कम बात आ जाए। आपकी बात सुनी गई, आपने अपने पॉइंट रखे, सारे पॉइंट्स आ गए। अब इधर इनके पॉइंट्स अगर हैं तो देलवी साहब बोल लें। अगर आपको उनसे किसी तरह का इत्तेफाक नहीं है, मुत्तफिक हैं आप, मुत्तफिक नहीं है तो आप उनसे अपनी बात रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी बात बोलने देते हैं जल्दी से। सर देखिए मेरा कहना यह, पहली चीज तो मैं इस तरीके की छमलावलम को या इस तरीके के आडंबर या धोखेबाजी को मैं किसी सूरत में कबूल नहीं करता। कितने अकीदे का कमजोर हो, लेकिन मुझको पूरा यकीन है कोई आदमी अपना अकीदा नहीं बदलता। ठीक है। दूसरी चीज ये, जितने भी तपन घोष है, तपन घोष डिबेट खराब हो रही है, बर्बाद करने के डिबेट खराब हो रही है। आप ईरान से आए थे, मुझे बाहर से आया था, बिल्कुल मेरे वंशज नहीं है यहाँ के, मेरे वंशज नहीं है यहाँ के। आपको क्या कहेंगे, मैं सैयद हूँ, आप पूरे हिंदुस्तान के वंशज के ठेकेदार बने। अरे बाबा साहब भी बाबा अम्बेडकर ने क्या कहा, आप बताओ मुझको, अम्बेडकर ने क्या कहा था? से पहले भी लोग परिवर्तन हुए, कोई नहीं सकता, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। औरंगजेब के जमाने में, आप बाबर के जमाने में, अरे आप कुछ भी कर लो, 18 करोड़ हो चुके हैं, 18 में 36 भी होंगे, 14 भी होंगे।
आप उसमें अड़े जा रहे हैं। आपकी भड़बड़ाहट, आपकी कमजोरी, मुझे आपका तो कमजोरी नहीं है। चलिए देख रहे हैं आपके बारे में। हिंदुस्तान में इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, हम जहां भी हैं इस्लाम के साथ होगा। सर वो ये बहुत बोल भी तो नहीं रहे हैं, कहने का फायदा क्या है? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है आचार्य साहब मैं आता हूँ, आप दोनों के पास आऊँ। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास आता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है चलिए ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन नहीं आचार्य जी मैं रोक रहा हूँ। आचार्य जी ठीक है, अब्बास साहब मैं आता हूँ, अब्बास साहब चलिए मैं आ रहा हूँ। लेकिन आचार्य जी जो बात वो कह ही नहीं रहे, उस बात को क्यों उठाने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो नहीं कहा कि कौन यहाँ पे पैदा हुए कौन नहीं हुआ और इस्लाम यहाँ पर हुआ। जब यहाँ पर सर इस्लाम यहाँ कहाँ पैदा हुआ इस बारे में जिक्र ही नहीं हुआ, तो फिर क्यों आखिर वो बात बोलने की जरूरत है? ठीक है सर, चलिए ठीक है सर डिबेट पर रहते, पॉइंट पर रहते, कहीं और जाने की ईरघाट पीराट की बात क्यों कर रहे हैं? सीधा तपन घोष गिरफ्तार हो, सीधा हमारा मतलब। मीडिया कर्मी ठीक है। जैदी साहब सियासी खेल है इसके पीछे, आप किस तरह से देख रहे हैं? आखिर सियासी खेल है, आप सियासतदान हैं, कौन खेल रहा है ये सियासी खेल? देखिए सबसे पहले तो जो आचार्य जी कह रहे हैं ना कि सबके वंशज हिंदू थे, तो मुस्लिम अकीदा भी यह है कि कुल्लो मौलूदिन यूलिको अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। दूसरे एक तबका और हिंदुस्तान में रहता है जो ये कहता है, डार्विन की थ्योरी पे अमल करता है, उसके उस पे अकीदा रखता है कि साहब सबके वंशज बंदर थे। तो आप किसके वंशज के आते हैं हम उस पे नहीं जाते, हमारा संविधान क्या कहता है हम उस पे आते हैं। हमारा संविधान व्यक्ति की धार्मिक आजादी की स्वतंत्रता देता है, और हिंदुस्तान के अंदर आज धार्मिक व्यक्ति की, समूह की नहीं, आज हिंदुस्तान के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी खत्म है इस घटना को देख के, और प्रेस की आजादी समाप्त नजर आ रही है। दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है उसकी व्यक्तिगत आजादी है, वो जाके अपना ऐलान कर सकता है, प्रेस में अपना जाके बयान दे सकता है, उसके ऊपर पैरा नहीं लगाया जा सकता। दूसरे एक चीज और है, आरएसएस वालों ने शायद इतिहास ही गलत पढ़ लिया है, इनके जहन में किया आ गए कि इस्लाम जो है वो तलवार की, ठीक है सर, लेकिन ये खेल कौन सा कर लूं, तलवार की नोक पर फैला है नहीं, इस्लाम सही मायनों में करैक्टर पे फैला है, और इस्लाम करैक्टर पे जो अखलाक था, अखलाक और मोहब्बत पे फैला है। और एक बात और, मैं तो बड़ी कड़ी बात कह रहा हूं, और जिस दिन से मुसलमानों के करैक्टर खराब हुए हैं उस दिन से ये जलील और रुसवा भी हो रहे हैं। जिस दिन इनके करैक्टर हो जाएंगे सही, उस दिन आचार्य जैसे आके प्रश्न, नाम के मुसलमान नहीं बल्कि काम के मुसलमान होने चाहिए। ठीक, आप मान के चलिए। और एक चीज और है, लेकिन सर खेल क्या है? सर मैं जल्दी से लेना चाह रहा हूं जैदी साहब, खेल क्या है? खेल एक चीज और है, यहां पे एक परेशानी और है, पढ़ा लिखा कहना चाहिए, बेदीन आलिम और दीनदार जाहिलों के बीच टकराव है। मसला यहां ये बनता है, जिन्हें धर्म से कोई सरोकार नहीं है, धार्मिक किसी भी हिंदू धर्म के हो या मुसलमान धर्म के हो, उन्हें धर्म से कोई धर्मदार नहीं है, लेकिन धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। और जो दीनदार हैं वो गोशा नशीन है, उन्हें बाहर निकल के आना नहीं। लेकिन यहाँ पर रियासती हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? और मुसलमान टीएमसी क्या कर रही है वहां पर? धार्मिक लोगों की दुकानदारी बन, यहाँ पर सहाफियों की आजादी की आप बात कर रहे हैं, स्वागत करता हूं, वो तथ्यों पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात होनी चाहिए, तारीख पे बात होनी चाहिए। सहाफियों की आजादी की बात हो रही है, सहाफियों के साथ वहां पर मारपीट हो रही है, लेकिन आचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ जो है लोग जो अनासिर हैं वो वहां पहुंच गए होंगे और वहां पर बाकायदा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की होगी। अगर है तो कौन है? पटियाला हाउस के अंदर भी एक हादसा हुआ था, आपको याद होगा। वहां पे जब रिपोर्टिंग होनी शुरू हुई तो इसी ग्रुप के लोगों ने महिला पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा था, जो छोटी छोटी बच्ची थी उन्हें बाल खींच के मारा था। तो ये प्रेस की आजादी तो पिछले 4 साल में ध्वस्त हो चुकी है सर। लेकिन यहाँ पर की बात है जो नहीं करेगा वो मैं ले रहा हूँ जवाब, सियासी खेल क्या है? सियासी खेल मैं ले रहा हूँ सर, आचार्य जी मैं ले रहा हूँ आपके पास। नागालैंड के अंदर चुनाव चल रहा है। अच्छा, नागालैंड में बीजेपी ने अपने मंशूर में कहा कि नागालैंड के जो क्रिश्चियन, जिनको आरएसएस, सभी जानते हैं कि वो लोग ट्राइबल और हिंदू थे, लेकिन चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने अपने मंशूर में, अर्थात जिसको आप कह सकते हैं यानी घोषणा पत्र, उसमें कहा कि नागालैंड के अगर क्रिश्चियन यरूशलेम जाना चाहेंगे
तो हम उनको मुकम्मल सब्सिडी देंगे, खर्चा देंगे। जिसपे हमारा कहना ये, कहीं तो आप क्रिश्चियनिटी की मुखालफत करते हैं, कई घर वापसी आपका संगठन कराना चाहते हैं, कई गौरक्षा के नाम पर आप अखलाक और जुनैद को मारते हैं, परंतु मेघालय पहुंचते पहुंचते गौरक्षा भी भूल जाते हैं और क्रिश्चियनिटी को भी भूल जाते हैं। ये तपन घोष जैसे लोगों को पहले जाके केरला और उससे पहले जाके जो त्रिपुरा और मेघालय में जो करना चाहिए, तब यहां खेल खेलना चाहिए। ठीक है सर, मतलब ये खेल है, वाज़े तौर पर आपने कहा। लेकिन अब्बास साहब, जो ये खेल है उसमें असल में खेल कौन रहा है? ये बार बार तो हो रहा है कि भाई चलिए ठीक है खेल है, लेकिन कौन असल में खेल रहा है और कौन कौन इसके मोहरे हैं? बिल्कुल, ये पूरा खेल, अदर साहब मुझसे जी जी, हाँ। ये पूरा खेल चुनावी लाभ के लिए खेला जा रहा है। और तपन घोष जैसे जो दो कौड़ी के आदमी हैं, जो इंसान को इंसान नहीं मानते, ऐसे दो कौड़ी के लोग जो हाशिए पड़े हुए, अपने आप को इस तरह का आडंबर करके अपने आकाओं की नजर में सुरखुरु होना चाहते हैं कि आने वाले जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है उन्हें उसमें भागीदारी मिले और कुछ उनका राजनीतिक लाभ हो जाए। सीधा सा केंद्र सरकार की पूरी इसमें शय है। और माननीय प्रधानमंत्री जो जाके कहते हैं, जाके यासिर अराफात के मज़ार पे सजदा करते हैं, ममता बनर्जी और सबको कहते हैं कि आपको वहां पर मरकजी हुकूमत, मैं वही आ रहा हूं, मरकजी हुकूमत का पूरा दखल है। जरा सी घटना को पश्चिम बंगाल की जितना बड़ा चला के बताया जाता है, ममता बनर्जी तो आयरन लेडी है, ये कुछ भी कर ले ममता बनर्जी को हिला नहीं पाएंगी, वो चट्टान की तरह खड़ी हुई है। बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ, क्या उसके असर की वजह से ये सब हो रहा है? उसी की बौखलाहट है, वही बौखलाहट है, उसी की बौखलाहट है और उसी का नतीजा है कि आप पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी है, गरीबी है, उस पर बात करो ना। गरीबों को मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, को जानते हैं, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी को नहीं दूर कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, पिछले करीब 40 साल से 50 साल से 40 साल से तो यहाँ कम्युनिस्ट साहब बैठे हैं, उन्हीं की सरकार वहां रही, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार रही, तो क्या उसमें बीजेपी की वजह से वहां लोग पढ़ नहीं पाए, जाहिल आज तक लोग रहे, तो क्या वो नहीं? आपको जाहिल लगता है ना, आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, कांग्रेसों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के राज में कौन सी बेरोजगारी दूर हो गई? 15 हजार करोड़ के मोदी नाम के लोग सिर्फ मोदी का और सिर्फ लिए कि नीरव मोदी का भाई अंबानी का दामाद है, वो 11,000 करोड़ का घोटाला कर गया। आप लोगों को मालिया 12,000 करोड़ लेके भाग गया। आप धर्म के नाम पर लोगों का माल लूट कर मार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग की बात की जा रही है। क्या हो रहा है? पूरे न बेरोजगारी दूर हो रही है, न गरीबों को रोटी मिल रही है, न काला धन वापस आ रहा है। एक भी आदमी को बेरोजगार और रोजगार की बात है तो पकड़ो कर लो। आप तो 15,000 करोड़ की लूट करा दोगे और जब इंजीनियर, डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग रोजगार मांगे तो पकौड़े तल लो। पूरे देश कौन से न्याय की बात है? तलने की बात आप और क्या है? आप सुनने नहीं चाहते? और आचार्य जी, मैं हूं, उनसे ना पूछो सैयद साहब से, मैं हूं मुस्लिम राजपूत, भगवान राम का वंशज और मुसलमान, मुझे फक्र है दोनों पे कि राम का वंशज हूं, इस बात पे फक्र है, और मुसलमान इस बात पे फक्र हूं। हमारे पूर्वजों ने कोई डंडे के जोर पर नहीं कहा, मैं हूं राजपूत। आप मुझसे बात कर रहे हैं, सैयदों से क्या बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, मुझे फक्र है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वंशज हूं, तो इससे दूसरे कभी मर्यादित हुई, और आज राम के नाम पर जितने मर्यादाओं का हनन हो रहा है, कभी भगवान राम क्या सोचते होंगे? आपने राम का मजाक बना दिया। अरे बात करो, राम के वंशज करेंगे ना, धर्म की बात करते हो आप, रोजगार दो, साबित करो कि हिंदू होंगे तो इतना रोजगार, इतना सब चीज मिलेगा। डंडे के बल पे आप कहते हैं कि मुसलमान तलवार पे, तो आप भी तलवार या कासगंज, मुजफ्फरनगर इसलिए कर रहे हो कि जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती से धर्म नहीं बदलता, धर्म जब बदलता है अकीदे से बदलता है, मोहब्बत से बदलता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शबरी के पैर खाए, खेवट की नाव पर सवार हुए, राजा थे, अपनी नाव लगवा सकते थे, लेकिन मर्यादा में रहकर धोबी की समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की बात सुनी। राजा थे, मैया सीता पवित्र थी, भगवान राम जानते थे, लेकिन धोबी समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति था। राम राज जब आता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा सुनी जाए। आप समाज के अंतिम व्यक्ति को चुनोगे? आप कौन से? मैं एक बात पूरी करूंगा। आप बात कर रहे हो कि इस्लाम आया, अरे अगर बहुजन समाज के लोगों की बात सुनो, उनकी असली रामायण सुनो, तो सारे के सारे कहते हैं आर्य ने द्राविड़ को मार के भगा दिया। कहां से शुरू करोगे इतिहास? इतिहास कहीं से नहीं शुरू करना। इतिहास इस मुल्क का है, शानदार संविधान है इस मुल्क का। इस मुल्क के गरीब गुरबा बेरोजगारों की बात करो, हम विश्व नेतृत्व करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आचार्य साहब इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का चला, ब्रेक के बाद लौटते और फिर आचार्य जी से जवाब लेते हैं।
तो बात घर वापसी की हो रही है और सवाल यह कि घर वापसी की एक मुहिम फिर से कोलकाता में देखने को मिली, लेकिन आखिर इस पर पर्दादारी किस बात की और जो लोग घर वापसी करा रहे थे, जिन लोगों की घर वापसी कराई जा रही थी, उन लोगों से साफियों को क्यों नहीं बात करने दी गई? ये तमाम सवाल हैं और ये कहा जा रहा है इस डिबेट में, इस बातचीत में कि इसके पीछे खेल है, सियासी खेल है। लेकिन खेलने वाले कौन हैं? कौन इस खेल को खेल रहा है, कौन खिला रहा है और कौन असल में इसके प्यादे हैं? इसको जरा समझने की भी कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि इन सब का जो ताल्लुक है वो सीधे सीधे सियासत से जुड़ता है और आने वाले वक्त में चुनाव है, यानी चुनाव से पहले ही जमीन क्या बनाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बातचीत के लिए जो पैनल है उसमें एक नाम और जुड़ गया हमारे साथ, बीजेपी के तर्जुमान आनंद साहू जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद साहू जी, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। सर देखिए, मैं अभी जो बात कर रहा था, जिस तरह की बात हो रही थी कि ये खेल है, अभी हमारे साथ जो बातचीत हो रही थी उसमें यही बात हो रही कि असल में दरअसल इसके पीछे कुछ हो रहा है, जो सामने दिख रहा है उसके पीछे का खेल कुछ और है। लेकिन कौन खेल रहा है? क्या सेंटर से बैठ करके बीजेपी ये खेल खेल रही है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये खेल जो है मानवता का खेल होना चाहिए। ये किसी जाति, धर्म और मजहब की खेल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हर एक इंसान को संवैधानिक रूप से भी अधिकार मिला है कि वे कौन सा धर्म में, कौन सा जाति में, किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये भारत की एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक विजय है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े देश में सभी को धार्मिक आजादी प्राप्त हुआ है और ऐसे में ये जो राजनीतिक खेल की बात और भाषा है, शायद इस पर निश्चित रूप से विराम देना चाहिए। राजनीतिक सर, लेकिन सर सवाल ये है कि अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, घर वापसी कराई जा रही है, अच्छी बात है, कोई इसको लेकर के सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन जिन लोगों की घर वापसी कराई गई उन्हें मीडिया से बात क्यों नहीं करने दी जा रही? मीडिया बात करने की कोशिश कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सर फोड़े जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। क्या यही संविधान है? इसी आइन की बात कर रहे हैं फिर आप? क्या देखिए, जो भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। और मैं समझता हूं कि जहां सवाल सर यहीं से खड़ा हुआ कि आखिर क्या है ऐसी चीज जिस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? बदलाव हो रहा है या लोगों को जबरन कुछ किया जा रहा है, वहां पर कानून लाने का भी बहुत बड़ा एक इसी रास्ते में एक प्रयास हुआ है कई राज्यों ने, खास करके राजस्थान। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा दूसरी तरह से पूछता हूं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब भी है, मोहम्मद अब्बास साहब भी है, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान। मुझे लगता है देखिए साहू जी, मेरा सवाल कांग्रेस सुन लीजिए। हाँ, कांग्रेस ने जिस प्रकार का मैं ये कह रहा था कि यहां पर दरअसल आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछ रहा था कि ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी जो उपचुनाव हुए, बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसमें जैसा आपको चोट पहुंची और अब आपके सामने 2019 भी है, तो इन सब को देखते हुए दरअसल सेंटर से आप ये खेल खेल रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगे। आप थे नहीं, इसलिए आपसे रिएक्शन नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आपसे वही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। देखिए, झूठा आरोप तो कोई भी लगा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के रूप में जैसे उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने कहा कि मैं 125 करोड़ देशवासियों का प्राइम मिनिस्टर हूं, सभी जाति धर्म का प्राइम मिनिस्टर। जिन्होंने वोट दिया उसका भी हूं, जिन्होंने नहीं दिया उसका भी हूं, जो हमें पसंद करते हैं उनका भी हूं, जो ना पसंद करते हैं उनका भी हूं। अब पूरे भारत के विकास के लिए मैं काम करूंगा, किसी जाति धर्म के लिए नहीं करूंगा। और यही वसुधैव कुटुंबकम, और इसी पर काम करके वो आज देखिए विदेशों में भी जो गैर हिंदू हैं उन लोगों ने भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए एक, मुझे आनंद साहू जी कैसे 125 करोड़ के नेता बन जाते हैं मोदी जी, जब दारा सुन लीजिए, जब फादर डेविड की हत्या को दारा सिंह करता है तो उसका केस लड़ने, उसे छुड़ाने और उसे महीना मंडित करने के लिए पूरी आरएसएस खड़ी हो जाती है। जब अखलाक की हत्या होती है तो जब वो हत्या आरोपी जेल में बंद हो जाता है तो उसे तिरंगे में दफनाने, वो जलाने, गलत कार्य में ढकेलने का षड्यंत्र है। लेकिन राजनीतिक
खास करके कहीं और जा रहे हैं कि मेघालय की सभी राजनीतिक पार्टियों ने आज एक निर्णय किया है कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर आपकी यही धार्मिक सोच यही उन्मादी रही तो इस मुल्क को तोड़ने से बचने के लिए कोई बचा नहीं सकता। आचार्य जी, और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि इस देश को बचाना है, पूरा पार्टी लोगों को उच्चारण नहीं किया। आज में आप मुझे आप विचित्रता की तरफ ले जा रहे हैं इस देश को, इस बात को समझना चाहिए। आज बार बार आप आजादी की बात उठाते हैं कि आजादी मुझे एक मिनट बोलने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन पर आना चाह रहा हूं सर, हम कहीं और तमाम मुद्दे एक साथ घुल मिल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कम से कम हम टॉपिक पर हैं। अधिकार उनको ठीक है आनंद साहब जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, डॉक्टर विक्रमादित्य जी क्या बताएंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम कम से कम टॉपिक पर ही बात करें। और जिस तरह की बात अब्बास साहब कह रहे थे या फिर आनंद साहू जी कह रहे हैं कि इसमें कहीं से कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर आखिर कौन खेल खेल रहा है? क्या वहां की रियासती हुकूमत इसको खेल रही है? तपन घोष का कहीं किसी को संरक्षण है, किसी की हिमायत हासिल है? ये तो मैंने सबसे पहले ही बहुत अच्छे से आपको बताया कि आप उस पे ऊपर वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। परंतु एक बात बड़ी विचित्र है इस देश के अंदर कि इस देश में आज से 400 साल पहले की बात करें, वहां अब्दुल रहीम खान खाना रहे, रस खान रहे, साथ साथ दारा शिको रहे, उस राज परिवार से संबंध रखते थे, उस राज परिवार में रहते थे। और उन्होंने उस समय में मुस्लिम होते हुए भी धर्म की प्रशंसा करते हुए सनातन पद्धति की पूजा पद्धति की बात करी, तब तो किसी ने आक्षेप नहीं किया। आज एक व्यक्ति अपनी इच्छा से यदि धर्म की बात करने लगता है, हिंदू सनातन की पद्धति की बात करने लगता है, तब आपको घर वापसी की बात करने लगते हैं कि आप लोग घर वापसी करा दी, क्यों परिवर्तन कर दिया। देखिए आजादी पहले भी आप मुझे सवाल हमने इस पर उठाया ही नहीं। आप इस बात को बहुत सोचने की जरूरत है कि अगर वहां पर यह कहा जा रहा है कि वो अपने मन से आपने कहा कि अनपढ़ जाहिल लोग, अनपढ़ जाहिल, लेकिन दारा शिको को मानते नहीं। आप दारा सिंह को मानते हो जो डेविड की हत्या करता है। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिको। दारा शिको को आप मानते नहीं हो, आप दारा सिंह को मानते हो। क्या नहीं मानते? आप दारा शिको को कहते तो हो कि दारा शिको अच्छा मानता, अच्छा आदमी था, लेकिन उसे मानते नहीं। क्या नहीं मानते? आप महिमा मंडित करते हो दारा सिंह को जो डेविड की हत्या करता है। मुझे बताइए आप नहीं करते हो, आप राम को मानते हो, लेकिन राम के गलत समय में भी रस खान इत्यादि को कोई विरोध नहीं किया किसी ने, और उनकी बात सुनी गई। अकबर बादशाह के महल में रहते हुए वहां उनकी बात सुनी गई, तब वहां पे दिक्कत नहीं आई। आज एक व्यक्ति आप सुन रहे थे जाहिल लोग परिवर्तन कर जा रहे हैं, वो जाहिल थे। ठीक है, आज की बात अगर आप रहे हैं इस देश में आजादी खराब हो रही है, मुझे बताइए दूसरी पार्टी क्यों करेगी? इल्जाम किसके ऊपर लगेगा? जो घर वापसी अभियान चला रहा है, क्या कोई मुस्लिम संस्था घर वापसी अभियान चला रही है? क्या कोई कम्युनिस्ट पार्टी चला रहा है? कांग्रेस या समाजवादी या तृणमूल? ये बीजेपी और आरएसएस के दिमाग की जो पूरा बात है घर वापसी अभियान, आप मुझे बताइए ना, मैं आपको देता हूँ, साबित करता हूँ, मैं साबित करता हूँ कि आप मुसलमान पैदा हुए, आपके पालने वालों ने आपको हिंदू बना दिया। आक्षेप लगा देते हैं कि इस देश में आजादी खत्म हो रही है। क्या आपने आपकी आजादी के ऊपर आप हर टीवी के ऊपर बोल रहे हैं व्यक्ति की आजादी की बात हो रही है, आजादी की बात हो रही है, मजहबी आजादी की बात करता है, गुरु की आजादी करता है, प्रभु की आजादी की बात नहीं करता है। और इस देश के अंदर ऐसा नहीं है, आजादी कहाँ आजादी खत्म हुई? ठीक है, किसी ने कुछ व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया, क्या ऐसा खाली माहौल खराब करने का प्रयास किया? मुझे जैदी साहब आप बताइए ना, किसी को आपने आज से 4 साल के अंदर आपको किसी ने रोकने का प्रयास किया कि आप मस्जिद ना जाएं, नमाज ना अदा करें, ये ना करें, वो ना करें? तो आप मुझे बताइए ना, आपको आप 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, नहीं हो रहा है। ये केवल बात खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, देश का माहौल खराब करने का, लेकिन टीवी के द्वारा फैला रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बैठे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, लेकिन किसी ने आप लोगों पे कोई आक्षेप लगाया हो, आप लोगों पे कोई बंदिश लगाई हो? कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक चीज साफ करना चाह रहा हूं मैं कि यहां पर किसी घर वापसी की तकरीब का कोई यहां पर मुखालफत नहीं हो रही, ना ही इसका कोई किसी तरह से हम लोग ऐतराज जता रहे हैं। यहां पर इस पर बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर यह बात कही जा रही है कि अपनी मर्जी से किसी ने मजहब तब्दील किया, इस बात की इजाजत हमारा संविधान, हमारी आईन देती है,
तो इस पर ऐतराज तो होगा ही नहीं। अभी ये बात लेकिन बात तो यहाँ पर जाहिल लोग हैं, अब जाहिल लोग बात सर यहाँ पर गलत होती है। बात यहाँ पर गलत होती है कि अगर कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और उनको मीडिया बस इतना पूछती है, जांच करो, मीडिया अगर इतना पूछना चाहती है, गवर्नमेंट तो नहीं है ना, सिर्फ इतनी सी बात है, मीडिया ये अगर पूछना चाहती है कि आपने धर्म परिवर्तन किया, घर वापसी की, आपका रिएक्शन क्या है, तो क्या आप उस पर मारपीट करने लगेंगे? क्या मीडिया को मारने लगेंगे? वही तो पूछ रहा हूं ना सर, सवाल तो वही है, डिबेट तो इसी बात की है। हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि आखिर मारना पीटना किस बात का है? क्या ऐसी पर्दादारी है कि आपको मारना पड़ा? आप अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करा, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्यों आखिर पीटा जा रहा है? क्यों नहीं बात करने दी जा रही? अतर साहब देखिए साहब, मसला ये जिस बात को बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देना है, आचार्य तो वही बात कहेंगे जो उनके मजहब के अनुसार। मैं एक बात कहता हूं, आचार्य वर्ग भी कह रहे हैं और हमारे साहू साहब भी कह रहे हैं कि साहब संविधान ने अधिकार दिया है। जाहिर बात है कि हम मानते हैं कि हमारे दस्तूर को, यानी संविधान के जो रचयिता थे, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कद सबसे ऊंचा है और बाबा साहब ने अपनी इच्छा से 22 प्रतिज्ञाओं के साथ हिंदू मत को छोड़ा, लेकिन किसी मुसलमान ने वो शब्द नहीं किया, लेकिन बाबा साहब की अपनी इच्छा थी। उन्होंने यहां तक कहा कि बर्मा वैष्णु महेश में यकीन नहीं रखता, मेरा पिंडदान ना किया, सारी चीजें। हमारा कहना है कोई अपनी मर्जी से इच्छा से कबूल करे, उसका जो आप भी कह रहे हैं। हम यहाँ डिबेट में ये नहीं कह रहे किसने क्या कबूल करा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे साहब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं इस देश में आजादी। भैया आपके बोलने में यही तो आजादी छीनना चाहते हैं आप, बताना माहौल ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस देश के अंदर, आजादी छीनी जा रही है, आजादी छीनी जा रही है, कहां आजादी छीनी जा रही है? मुझे एक बात बताइए, आपने कहा देश को आजादी खत्म करो, मुझे बता रहे हो ना कि कौमी आजादी बंद करी है, हमने थोड़ी कहा, आप ये बताइए देश की आजादी देश में दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे आसपास मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे आसपास कम से कम 4 लाख मुसलमान रहते हैं, बहुत आजादी से रहते हैं, मैं भी बहुत आजादी से माहौल खराब हो रहा है, कहाँ माहौल खराब हो रहा है? नहीं खराब हो रहा है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम तो बहुत छोटे लोग हैं, व्यक्तिगत आक्षेप जो माननीय न्यायाधीशों में कुछ नहीं बोलना चाहता, उन्होंने हम तो जनता है, साधारण लोग हैं, माननीय न्यायाधीशों में सवाल का जवाब दे दें। आचार्य अब्बास भाई बोले, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी बताएं। आप यहाँ बैठ के अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान की आजादी, भारत की आजादी, जो काम बीजेपी प्रवक्ता करना है सारे काम आप कर रहे हैं। मुझे मेरे भाई, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो नहीं बोलूँ, क्या केवल आप ही बोलेंगे? आप कह रहे हैं इस देश का माहौल खराब है, मुझे एक बार बताइए इस देश का माहौल कहाँ खराब है? इस देश का माहौल खराब नहीं है, कुछ तथाकथित तौर पे केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ लोग बोल रहे हैं, खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। पूरा विश्व आज हिंदुस्तान की बात कर रहा है। आज मुझे बताइए ना, अभी इस ये डिबेट जो है 1-on-1 ज्यादा हो रही है, ठीक नहीं है सर, छोटा मेरा सवाल 1-on-1 ज्यादा हो रही है सर। मुझे ब्रेक पर जाना है सर, मुझे सवाल इनसे पूछिए सर, मैं ब्रेक पर से लौटूंगा, उसके बाद सवाल ले लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बातचीत हो रही है और बहुत गर्मा गर्म बातचीत हो रही है, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि जो डिबेट है वो डिरेल होती जा रही है, लेकिन उसको हम डिरेल नहीं होने देंगे। हम बात एक बार फिर से वहीं से शुरू करते हैं। दिलवी साहब, आपका सवाल जल्दी से आ जाए। देखिए, मेरा कहना यह है, इस देश में अत्याचार किसी के साथ भी हो, वो सर हम टॉपिक पे ही जाएंगे, अंकित हो या अखलाक हो। मेरा कहना ये, आज 2 बड़ी खबरें थी, एक तो ये बंगाल वाली जो आपके सामने आई, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स के सेकंड पेज पे थी कि पंजाब में एक मूली चुराने के जुर्म के अंदर 5 दलित बच्चों को पूरी तरह मार के बरहना घुमाया गया। कौन सा चैनल है, कौन सा धर्मगुरु के, हिंदू मुसलमान कौन से? हम समाज में, हमारे साहू साहब बताएं कि हम समाज में आजादी का मतलब भारत की आजादी नहीं कह रहा, हम बहुत स्वतंत्र हैं, ठीक है सर, परंतु समाज में जो वातावरण बन रहा है, ये तपन समाजी बात, जो भी लोग हों, इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए,
आचार्य जी, मैं इस पर जवाब नहीं ले रहा हूं, मैं जैदी साहब आपके पास आ रहा हूं कि चलिए ठीक है, चाहे आचार्य जी हो या फिर देलवी साहब हो, सभी ये कह रहे हैं कि तपन घोष या फिर इस तंजीम के जो हेड है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कार्रवाई हो रही है? उन्हें तो सरकारी मेहमान बना करके पूरी सब्जी खिलाई जा रही। सर ठीक है, बातचीत हो रही, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान भी नहीं आया। देखिए, देश की पहली जिम्मेदारी तो टीएमसी की है ना, फिर रियासती हुकूमत की। देखिए, व्यक्ति की आजादी की बात हो रही, देश की आजादी की बात नहीं हो रही। संविधान व्यक्ति की आजादी की बात करता, समूह की आजादी की बात नहीं करता है। आचार्य जी को ही सोचना चाहिए। और व्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है कि आचार्य जी सुन लीजिए, आचार्य जी फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप व्यक्ति हैं तो आपकी आजादी कहां खत्म हुई? आप मुझे बताइए ना। मैं आचार्य जी चबड़ चबड़ नहीं करता हूँ और आप धर्म गुरु हैं, आप चबड़ चबड़ ना करें तो बेहतर है। बेहतर, आप मुझे बताइए, मुझे बेहतर ये है, वो खत्म जब हो जाती है जब अतर देल को नहीं बोलने दिया जाता है। आचार्य अपनी खामा के कुराफात टीवी पे रखते हैं। क्यों मैं तो ये व्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती है। व्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है। सुन लीजिए, वहां खत्म हो जाती है जब कोई मीडिया वाला किसी का इंटरव्यू लेता है और उसको आप उसके साथ व्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है प्रेस की, जब पटियाला हाउस के अंदर महिलाएं जाती है और आपके लोग गुंडे वहां जाते हैं, उनके बाल खींच के। व्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है जब ममता बनर्जी के साथ मिलकर आप इस तरह की खुराफात करते हैं और फिर उसे बचाने का यहाँ काम करते हैं। इस समय हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि जो पत्रकारों की वहां पिटाई की गई है उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए था। पिटाई के नहीं, अत्याचार लेकिन जो भी किया गया, जो भी प्रेस से आजादी के ऊपर अटैक हुआ है, उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए। ममता बनर्जी को बताइए ना कि आप ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा पार्टियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उस पर किया है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी कोई एक्शन लेगी तो वो हिंदूवादी सेना के लोग होंगे, हिंदुस्तान की। आप नहीं चाहते प्रेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था अपने मन की कहानी को बनाकर लोगों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं। जबरदस्ती मतभेद उत्पन्न करने की बात कर रहे बीजेपी के प्रवक्ता नहीं चाहेंगे वो आजाद घूमे। कितने आप दोनों ये चाहेंगे वो आजाद घूमे, आप इल्जाम ममता बनर्जी पे लगाएंगे। मसला ये कि ममता बनर्जी पे आरोप लगा दो, ममता बनर्जी की हुकूमत है, लेकिन बचाने का काम बीजेपी और आप जैसे लोग कर रहे हैं। आप जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम नहीं, अब तक ले लेना चाहिए। अगर बीजेपी का जवाब हो रहे हैं प्रेस के ऊपर जिन्होंने आनंद किया जाए, ममता बनर्जी क्या होगा? या बंद करेंगे? मैं आनंद साहू जी चला जाऊं। ये बताइए कि रियासती हुकूमत पर सवाल उठते हैं, ये जरूर उठता है कि आखिर रियासती हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले रही, तो फिर आपको क्यों घेरा जा रहा? देखिए, यही है, मैं यही कह रहा था कि आज देश में चाहे राज्य का भी कोई विषय है तो भी आप सीधे तौर पर कोई भी बयानवीर जो हैं, जितने बड़े बड़े बयानवीर लोग हैं, वो सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नाम लेकर के उल्टा सीधा बातें करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है, ना सवाल करने का अधिकार जहां है वहां उनको हिम्मत होता है। तो सर आप चाहते हैं कि जो रियासती हुकूमत है, ममता बनर्जी सरकार और दूसरे कार्रवाई करे और तपन घोष को गिरफ्तार करे? जहां आप देखिए, चाहे मैं ये सुन लीजिए, अभी चिंता का भी आप देखिए, यही दिक्कत है। आप 1 घंटे का डिबेट में इतने देर आप लोग डिबेट कर रहे हैं, मुझे 1 मिनट भी नहीं देते हैं। नहीं सर, और आप वही चलाना सवाल आप ही से है। रखो आपका ये सब, मैं खोल के रख जाता हूं। आप 1 मिनट भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं, मतलब यू वांट टू डू दैट खिचड़ी अगेन। साहू जी, कोई भी सवाल मेरा नहीं आपसे ही है, आपसे। आप मैं भी बोलने के लिए बैठा हूं, आई हैव प्रिपेयर्ड टू स्पीक समथिंग। नहीं, थोड़ा साहू जी, मैंने सवाल पूछा, मैंने किसी और ने नहीं। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए। गांधी सुन लीजिए। अच्छा, आपने सवाल किया है, मैं कह रहा हूं कोई भी पत्रकार को मारा गया या इस प्रकार का अन्याय हुआ तो उस पर जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, कोई नेता है, कोई कार्यकर्ता है, कोई भी है, उसको सजा होना चाहिए। अगर वैसा है उसको जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। दूसरा, गांधी जी ने कहा था कि मैं एक ईसाई डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, इलाज कराने के बाद मैं ठीक हो जाता हूं बीमारी से, और उसके बाद वो अगर डॉक्टर चाहता है कि मैं ईसाई हो जाऊं और मुझे ईसाई नहीं होना है, फिर भी वो जबरन वो ईसाई कहता है कि तुम ईसाई हो जाओ, तो ये जो है धर्म परिवर्तन नाजायज है, इस प्रकार का उन्होंने कहा था। और अंबेडकर जी ने भी उस बात को कहा था कि देखो, मुझे
अगर मुझे स्वेच्छा से अगर जाना है धर्म में, किसी भी धर्म में जाना है, तो इसका अधिकार संवैधानिक रूप से धारा 21 का 1 में जो है वो है, ऐसा करके उन्होंने बताया है। दूसरा, अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय है पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो कहां गए, बांग्लादेश में जो हिंदू थे वो कहां गए, और जो भारत में जो इतने बांग्लादेश और पाकिस्तान वो कहां से आए, ये सारे बात जो है, ये सवाल है। बात आ जाए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल है, इस पे कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है कि आज इस प्रकार का विषय पे डिबेट क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ कैसे हमारे लोगों के साथ अन्याय किया गया। आज देश में सेवा के नाम पे जितना उल्टा सीधा धर्म परिवर्तन हुआ, उस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा है। यहाँ कौन क्या कर दिया उस पे पूरा डिबेट करने के लिए और किसी और सवाल ये है, भारत की चिंता और बांग्लादेश का जिक्र नहीं होता है, वहां पर हिंदू जो है अक्सरियत से हिंदू का जो है वो लगातार परसेंटेज घट रहा है। ठीक है सर, लास्ट के कुछ मिनट है, मैं जल्दी फाइनल कमेंट ले लूं। क्यों नहीं होती है? ठीक है, जो सवाल उठा रहे हैं आनंद साहू साहब, मैं उस पर देलवी साहब आपसे जवाब कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो अल्लाह होता है और किसी और का मजहब चेंज होता है तो फिर सवाल उठता है, लेकिन जब हिंदुओं का मजहब चेंज कराया जाता है या उनकी तादाद घटती तो फिर कोई नहीं बोलता। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो चिंताजनक हिंदुओं की हालत या जो भी अकलियतों की हालत है, उस पर विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या हमारी सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इसके आगे सिर्फ इख्तिसार में 2 बातें कहूंगा। सबके पास इख्तिसार में हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आसाम में बांग्लादेशी मुसलमानों की तहरीक तो चलाती है, लेकिन जिन 50 लाख हिंदू बंगालियों के लिए आंसू जो इनका अलायंस है वो ये कहता है कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं को भी अपने यहाँ नहीं रखेंगे, उस वक्त ये खामोश होकर बैठ जाते हैं। हमारा कहना है मसले बहुत से हैं और हर जगह एक राजनीति यकसा बात होनी चाहिए। जैदी साहब, कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन आप बीजेपी को ज्यादा घेर रहे हैं। ये देखे झूठ फैलाने के लिए आप फैला सकते हैं। मैं संविधान की बात करता हूँ, हमारा संविधान भी और प्राकृतिक भी व्यक्ति स्वतंत्रता की आजादी करता है। साहू जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए। लेकिन मसला यहाँ बन जाता है कि धर्म परिवर्तन का अभियान चला किसने रखा है, घर वापसी चला कौन रहा है, देश में सामाजिक घटना पैदा कौन कर रहा है, नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, जो नफरत की राजनीति करेगा उसके ऊपर ही उंगली उठाई जाएगी। पाकिस्तान में अगर कुछ होता है, बांग्लादेश में कुछ होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वही घृणा की राजनीति हिंदुस्तान में की जाएगी। अब्बास साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा, पाकिस्तान तो बहुत घटिया बातें कर रहा है। हम तो कह रहे हैं चलो ना सरहद के पार चलो, हम भी चलते हैं। चलिए, हिंदुस्तान को लश्कर सब अपने भाइयों को एक हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। एक मजीद बड़ा मामला हो जाएगा। आचार्य साहब का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है उससे दूर होकर देश के आचार्य जी बेरोजगारों को रोजगार देने की, किसानों की समस्या पे ध्यान बुनियादी मुद्दों पर अंबानी जो बुनियादी मसाइल है। ठीक है अब्बास साहब वक्त नहीं है, अब्बास साहब वक्त नहीं है। आचार्य साहब षड्यंत्र मत करिए आचार्य, और ये जबरन धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, उनको बात क्यों नहीं करने दी जा रही, क्या मेरे हिसाब से उठकर देश को चलाने का प्रयास करना चाहिए। ये गंगा जमुना तहजीब का देश है और हम एक बंटवारा झेल चुके हैं, आगे बंटवारे की जरूरत नहीं है और आगे के हालात को बेहतर करें। चलिए ठीक है, वही बात कह दी जो कहनी चाहिए, कम से कम मिलकर के रहने की बात होनी चाहिए और सबको अपनी अपनी आजादी की बात होनी चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन, मजहब की तब्दीली की बात होती है, अपनी मर्जी से तो संविधान आइन भी हमें इसकी इजाजत देता है, लेकिन जब उसके ऊपर जबरदस्ती का ठप्पा लगता है तो फिर बात गलत हो जाती है और अगर इसके साथ सियासत घुल जाए तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। इससे बचने की जरूरत है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।